बच्चों, बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा निकट है और आपको अच्छे अंक लाने के लिए यदि आपने ग्रेड ए में आना है तो उसके लिए आपको विशेष मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपको जो डाउट्स हैं, जो प्रकाश के परावर्तन में जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर कर लेना होगा। यानी सबसे पहले प्रकाश है क्या? परावर्तन किसका होता है बच्चों? प्रकाश का होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायक होता है। अर्थात प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। परावर्तन बच्चों याद रखो, परावर्तन सदैव दर्पण से ही होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम साथ में बताते जा रहे हैं, आप नोट कर लें। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? फोकस दूरी अनंत होती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं, जिनके एक भाग पर रेड ऑक्साइड तथा पारे की पालिश कर दी जाती है तो दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। सपोज यदि हम उभरे हुए भाग पर रेड ऑक्साइड की पालिश कर देते हैं तो उसका जो दबा हुआ तल है वो अवतल दर्पण कहलाता है। यदि हम दबे हुए भाग पर पालिश कर देते हैं तो उसका उभरा हुआ जो तल परावर्तक तल बन जाता है। बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का आभासी होता है। बच्चों समझना है कि परावर्तन है क्या, परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कब होता है। प्रकाश जब किसी चिकने तल अथवा पालिशदार तल अथवा परावर्तक तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। क्यों बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि परावर्तक तल की दृष्टि से अवतल उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप क्या बताएंगे? जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है यानी वो अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल यानी जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। बच्चों समझ में आ गया? आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को समझना है यदि आपको ग्रेड A1 में आना है। यानी ये जो है मुख्य फोकस है। अब गोलीय दर्पण माने जिसका परावर्तक तल गोलीय हो, वो उभरा हुआ भी हो सकता है परावर्तक तल और दबा हुआ भी हो सकता है। यदि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को, अब हम यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरणों का होना आवश्यक है, जो किरणें एक दूसरे को या तो अपसरित करेंगी या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। यदि हम अवतल दर्पण के सामने सपोज समतल दर्पण जिसका परावर्तक तल समान है उसे बोलेंगे समतल दर्पण। यदि बच्चों तीनों दर्पणों में परावर्तक तल की दृष्टि से बोला जाए तो जिसका परावर्तक तल एक जैसा हो, समतल यानी समतल दर्पण कहलाएगा। बच्चों जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होगा
उसको अवतल दर्पण बोला जाएगा, और जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल परावर्तक तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के बच्चों दो नियम हैं, अच्छी तरह याद कर लो, समझ लो। परावर्तन यानी आपतित किरण, टकराने के बाद में जब परावर्तन होता है तो उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल यानी आपतन बिंदु पर स्थित होते। नंबर 2, आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है बच्चों उसको कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आप स्टेप बाय स्टेप नोट करिए। प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, यदि आपतन कोण 60 अंश का है तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी परावर्तन के दो नियम हैं। अब अवतल दर्पण के सामने यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र मीन्स वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, यानी कांच के खोखले गोला जिससे उसका केंद्र, जिसका ये भाग होता है कांच के खोखले गोले का भाग, यानी जिसका वो केंद्र जिससे लिया गया उसे हम सी यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल दर्पण के यानी मध्य भाग उसको कहते हैं पी, ध्रुव बोलते हैं। पी और एफ यानी मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। पी और सी बच्चों, पी और सी यानी ध्रुव पोल और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट करते हैं। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सबसे पहले एक पॉइंट और नोट करिए बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक निगेटिव और उत्तल दर्पण की धनात्मक पॉजिटिव होती है। इस तरह से क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे इसके बहुत से बनते हैं। जैसे अवतल दर्पण यानी दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। इन दर्पणों से, समतल दर्पण से और गोलीय दर्पण से, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक, आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी गोलीय परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, उसको वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। बच्चों एक बात ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु रखी हुई है उसी ओर बनते हैं। नोट करिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और जिस ओर वस्तु रखी हुई होती उसी साइड में
बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर किरण आरेख प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक होता है। यहाँ पर एक किरण जो है आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है। एक दूसरी किरण, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के परावर्तन होने के बाद में मुख्य अक्ष के सीधे समांतर निकलती है, जो एक दूसरे को बिंदु ए बी वस्तु है ए डैश पर काटती है। इस प्रकार अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है। यानी जितनी बड़ी वस्तु है, यदि वस्तु 5 सेंटीमीटर है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। बच्चों याद रखना हमेशा, बस यानी 6 स्थितियों में यानी वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा। जहाँ पर वस्तु रखी है यानी वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। एक एक पॉइंट को नोट कर लें बच्चों। बस केवल अवतल दर्पण में एक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कब बनता है? जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने यानी पी पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं अवतल दर्पण के सामने? यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें, यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र के पहले रखें, यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखें, यदि वस्तु को हम F और C के बीच में रखें, यदि वस्तु को हम F पर रखें, या वस्तु को हम P और F के बीच में रखें। यानी 5 स्थितियों में P और F को छोड़ करके अन्य सभी स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वस्तु जिस ओर रखी है उसी ओर बनता है। केवल एक स्थिति को छोड़कर जब वस्तु P और F के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी वस्तु से बड़ा बनता है। बच्चों ये नोट कर लो बात। यानी नाई लोग जो हैं चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा ही जाता है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि P और F के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब यानी वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यानी अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को रखा जाता है तो ये बच्चों हमने 6 स्थितियां बता दी हैं। इनको आप ध्यान से नोट करें और इसको अंडरस्टैंडिंग करें, इसका मनन करें, चिंतन करें। यहाँ पर यानी आपका अगर यहाँ पर कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आप जो है आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए आप ध्यान दें, एक एक चीज़ को बारीकी समझ लें। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में बच्चों, यानी यदि एक दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और बड़ा बन रहा है, कौन सा दर्पण है, अवतल या फिर उत्तल? बच्चों यहाँ पर डाउट्स वाली बात यह है कि लोग अक्सर उत्तल दर्पण का बताते हैं, उत्तल दर्पण, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा। यहाँ पर यही समझने मिस्टेक यहीं पर होती है, आप उसका आंसर जो है गलत कराते हैं। यानी अवतल दर्पण है, दोनों में आभासी बन रहा है, दोनों में सीधा बन रहा है, लेकिन छोटा और बड़ा का फर्क है। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, छोटा। मोटर वाहनों में उत्तल दर्पण का ही पीछे
यानी ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? सदैव वस्तु से छोटे बनते हैं, आभासी बनते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु को P और F यानी ध्रुव, पोल और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। दोनों में यही डिफरेंस है। दोनों स्थितियों में आप अच्छी तरह से इस चीज़ को, डाउट्स को क्लियर कर लें। ओके। इसके बाद में प्रकाश का परावर्तन, यानी यहाँ पर कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन दोनों में से किसकी फोकस दूरी माइनस, किसकी प्लस होती है? परावर्तक तल की दृष्टि से समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंतर क्या है? एक दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, बच्चों एक प्रश्न, एक दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कौन सा दर्पण है? दर्पण कौन सा है? यानी पीछे बनना। पीछे बनने का मतलब है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी। दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ V का मान यहाँ पर है प्लस। यदि दर्पण के आगे बनेंगे, यदि जहाँ पर वस्तु रखी वहाँ पर बनेंगे तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब में V का मान माइनस में होगा। यदि माना V बराबर दिया है -15 सेंटीमीटर, हम इससे V से, V मतलब है प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। आप ये देखिए बच्चों, U, V और F, U, V और F में, U, V तथा F में क्या संबंध है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यानी इसका मतलब है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। जहाँ पर F, बच्चों F क्या है? F फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी है। U दर्पण से वस्तु की दूरी और V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों यहाँ तक समझाने का प्रयास किया। एक एक चीज़ को नोट करें, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। फिर एक बार समझ लें जो हमने बताया, एक बार संक्षेप में समझ लें। प्रकाश क्या है? प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश किसी चिकने अथवा परावर्तक तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब। बच्चों तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, उत्तल दर्पण की प्लस। अवतल दर्पण की यानी 6 स्थितियां बताई थी। अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। यदि P और F के बीच में, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। V का मान प्लस होगा, दर्पण के पीछे बनता है, बट बड़ा बनता है। बस यही फ़र्क है, यही डिफरेंस है। यहाँ पर प्रश्न यानी उत्तर देने में आप लोग गलतियाँ करते हैं। उत्तल दर्पण में
अभी हमने बताया उत्तल दर्पण में बच्चों प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, वस्तु से छोटा बनता है। यही दोनों में अंतर है। यदि ये पूछा जाता है परावर्तक तल की दृष्टि से अवतल उत्तल में अंतर क्या है, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, यानी समतल दर्पण जिसे कहते हैं। समतल दर्पण जिसका परावर्तक तल समान होता है, एक जैसा होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये डाउट से ये क्लियर कर लें, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझ लें।